हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय पढ़ रहे थे और उसमें आज हमें एक नया अध्याय भारत और वैश्वीकरण, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन जो है इसको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम इसको जाने तो वैश्वीकरण जो शब्द है, वैश्वीकरण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसमें जो दो शब्द हैं वो है विश्व और एकीकरण। ठीक है, संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधना या एक माला की मोतियों के समान संपूर्ण विश्व के देशों को पिरोना। ठीक है, वो क्या है? वैश्वीकरण है। मतलब इन देशों के मध्य की जो भौगोलिक दूरियां हैं, इन भौगोलिक दूरियों को समाप्त करते हुए एक करना। ठीक है, इनके अंदर सामाजिक एकता, राजनीतिक, व्यापार को लेके, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, एक दूसरे की सीमाओं की सुरक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है, या फिर व्यापार आदि को बढ़ाने के लिए विश्व का एकीकरण करना या इसकी जो भौगोलिक दूरियां हैं इन भौगोलिक दूरियों को समाप्त करना ही एक प्रकार से वैश्वीकरण है। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान में वैश्वीकरण जो है किस प्रकार से आवश्यक है और क्या क्या इसके जो है औचित्य है। देखिए, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में संचार क्रांति ने समूचे विश्व को एक वैश्विक गांव में तब्दील कर दिया। संचार क्रांति, संचार के अंदर एक तो जो हमारे दूरसंचार वगैरह होते हैं, टीवी, रेडियो, है ना, मोबाइल, इंटरनेट, जो नेटवर्क होता है वो, और दूसरा परिवहन के साधन, है ना, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। ठीक है, तो वैश्विक जो संदर्भ में आता है, विश्व के एकीकरण के संदर्भ में आता है, तो यहाँ पे मूल रूप से जो है जल और वायु दो परिवहन ऐसे हैं जो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के अंदर जो है संचार की जो क्रांति है इसने सारे विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में तब्दील या बदल दिया। इस युग में वैश्वीकरण का एक नई अवधारणा के रूप में सूत्रपात हुआ और इस युग में वैश्वीकरण एक नई अवधारणा के रूप में, एक नई विचारधारा के रूप में हमारे सामने आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विचारधारा के आधार पर विश्व को दो भागों के अंदर बांट दिया। 1941 से 1944 तक जो है ये चला और इसमें जो है संपूर्ण विश्व को दो विचारधाराओं के रूप में बांट दिया। आगे हम इसको देखते हैं। एक और पूंजीवाद, निजीकरण और उदारवाद का समर्थन करने वाले देश थे, जबकि दूसरी तरफ साम्यवाद व समाजवादी विचारधारा वाले देश थे। एक तरफ तो कौन से देश थे? जो पूंजीवाद का, निजीकरण का और उदारवाद का समर्थन करते थे। वही दूसरी ओर कौन कौन से देश थे? जो साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा को अपनाते थे। ठीक है, प्रथम गुट का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, पूंजीवाद, निजीकरण और उदारवाद जो है इसका नेतृत्व किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। वही दूसरा जो गुट था इसका जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ रूस ने किया। ठीक है, एक तो हो गया यूएसए और एक हो गया यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए जो है इसने तो किसका समर्थन किया? पूंजीवाद, निजीकरण और उदारवाद का। पूंजीवाद, निजीकरण और उदारवाद का। ठीक है, वही यूएसएसआर ने किसका किया? साम्यवाद का और साम्यवादी विचारधारा का। ठीक है, इन दोनों गुटों के मध्य पारस्परिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध न के बराबर थे। दोनों के मध्य न तो सामाजिक
न तो राजनीतिक और न ही आर्थिक संबंध थे। ठीक है, न के बराबर का मतलब दोनों के अंदर टकराव की स्थिति थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों गुटों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों गुटों के सभी देश सदस्य थे, किंतु सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय संघ और उसके समर्थन देश विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा व्यापार व टैरिफ सामान्य समझौते जैसी जो गेट है जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तो दोनों देश सदस्य थे और दोनों देशों के जो अन्य देश थे वो भी इनके सदस्य थे, लेकिन जो मुद्रा कोष है, विश्व मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय जो बैंक है, टैरिफ जो गेट है, इसके सदस्य नहीं थे। आगे हम देखते हैं, इन साम्यवादी देशों में निरंकुश सत्ता और स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। निरंकुश थी सत्ता यहाँ पे। ठीक है, जबकि पूंजीवादी गुटों में निजी स्वामित्व और बाजारों की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रचलन में थी। साम्यवादी व्यवस्था में गरीबी, आर्थिक विषमता और शोषण को दूर करने की संभावनाएं अंतर्निहित थी, लेकिन स्वतंत्रता, प्रेरणा और समृद्धि की भावना न के बराबर थी। न तो स्वतंत्रता थी, आर्थिक विषमता भी थी और शोषण को दूर करने की जो संभावनाएं हैं या वो थी वो अंतर्निहित थी। प्रेरणा और समृद्धि की संभावना भी जो है न के बराबर थी। नौकरशाही तंत्र पूरी तरह से साम्यवादी, नौकरशाही जो होते हैं तो सरकार के अधीन कार्य करते हैं किसी रूप से, तो वो नौकरशाही पूरी तरीके से जो है साम्यवादी व्यवस्थाओं पर हावी था। जबकि पूंजीवाद स्वतंत्रता, प्रेरणा और विकास का स्वप्न दिखाकर अर्ध विकसित एवं विकसित देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जहाँ पे पिछड़े हुए जो देश थे वो नौकरशाही तंत्र के तहत नहीं थे और साम्यवादी व्यवस्थाओं पर नहीं थे, वहीं साम्यवादी व्यवस्थाओं के अधीन साम्यवादी राष्ट्रों के अधीन जो है कौन से जो विकसित थे या फिर विकासशील थे, ये राष्ट्र इनके अधीन थे। बाकी अन्य राष्ट्र जो है इनके अधीन नहीं थे। दोनों विचारधाराओं ने अपना अपना जो है प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए उचित अनुचित उपाय अपनाए। जो दोनों विचारधाराएं थी, साम्यवादी और पूंजीवादी, दोनों ने अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित करने के लिए अलग अलग जो है प्रभाव क्षेत्र इनके बढ़ने लगे। उचित अनुचित उपाय अपनाए दोनों ने, किसी भी प्रकार से कि कौन सा उचित है कौन सा अनुचित नहीं है, उन सब उपायों को जो है इन्होंने अपनाया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगी, दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध आरंभ हो गया। एक नई विचारधारा यहाँ पे निकल के आई और उसको कहते हैं हम शीत युद्ध। इस शीत युद्ध जो होता है ये केवल मस्तिष्क से लड़ा जाता है। किससे लड़ा जाता है? मस्तिष्क से। ठीक है, ये लड़ा जाता है विचारों से। ठीक है, युद्ध नहीं होता है लेकिन युद्ध जैसा माहौल होता है। युद्ध जो है नहीं होता लेकिन युद्ध का माहौल होता है। ठीक है ना, युद्ध जैसा एक माहौल बना हुआ होता है। मस्तिष्क से, विचारों से युद्ध लड़ा जाता है। इसमें शस्त्र वगैरह नहीं होते हैं, केवल शस्त्र वगैरह का भय होता है लोगों को कि युद्ध जो है किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, तो एक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, दोनों ने जो है लोगों को केवल भय रखते था। शीत युद्ध होने जैसा माहौल था कि कभी भी जो है शीत युद्ध हो सकता है। पूंजीवादी गुट के नेता अमेरिका को ये आभास हो गया कि जहां जहां गरीबी, विषमता और पूंजीवाद के तत्व मौजूद होंगे वहां वहां साम्यवाद जो है तेजी से पनप सकेगा। जहां पे क्या चीज होगी, गरीबी होगी, असमानता मतलब विषमता होगी और पूंजीवाद के तत्व मौजूद होंगे, वहां जो है ये साम्यवादी विचारधारा है ये तेजी से पनप सकेगी। ठीक है, या इन लोगों के द्वारा इस विचारधारा को अपना लिया
जाएगा। अतः उन्होंने अपने वर्चस्व वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इन देशों में गरीबी और असमानता को दूर करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए, क्योंकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इन्हीं देशों के अधीन था और इन देशों को जो देश इसके पूंजीवादी गुट के नेता जो थे इनको पता चल गया, क्योंकि पूंजीवादी जो गुट के नेता थे उन्हीं के पास विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इनके अधीन था। इनको आभास हो गया कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है ये उन्हीं जगह पनप सकती है जहाँ पे गरीबी है, विषमता और पूंजीवाद के तत्व मौजूद है। तो उन स्थानों पे उन लोगों की असमानता को दूर करने के प्रयास से इन्होंने जो है अपने प्रयास शुरू कर दिए। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है उनकी आर्थिक सहायता करना प्रारंभ कर दिया। आगे हम देखते हैं, साम्यवादी गुट के पास न तो इतने साधन थे, क्योंकि साम्यवाद के पास जो साम्यवाद है उसके पास जो पैसे हैं, रुपए पैसे जो है या अर्थव्यवस्था जो है उनकी कमजोर होगी, तो उनके पास न तो बहुत ज्यादा जो है इनके आर्थिक रूप से कमजोर थे वो देश, तो उन देशों के पास जो है संसाधनों का अभाव था। तो जो पूंजीवादी देश हैं उन्होंने इसके ऊपर प्रयास शुरू कर दिया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उनके अधीन था, तो उन्होंने इन सब देशों को जो है आगे बढ़ाने के लिए कार्य शुरू कर दिया। साम्यवादी गुट के पास न तो इतने साधन थे, न ही सामर्थ्य की वे गरीबी और असमानता का निवारण कर सके। उनके पास आर्थिक सहायता नहीं थी, न इतने साधन थे, न तो वो गरीबी को दूर कर पा रहे थे और न ही असमानता का निवारण कर पा रहे थे। जबकि पूंजीवादी जो देश हैं उन देशों के पास विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी विभिन्न संस्थाएं थी जो उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे थे। साम्यवादी देशों की प्रशासनिक अर्थव्यवस्था है एवं हथियारों की अंधाधुंध होड़ के कारण आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही थी। साम्यवादी जो देश हैं इनके अंदर एक तो प्रशासन की व्यवस्था थी, ठीक है, दूसरा हथियार बनाने की और हथियार खरीदने की जो होड़ थी वो भी लगातार इनके अंदर बढ़ रही थी, जिससे आर्थिक विषमता जो है वो भी पनपने लगी। इसी दौर में सोवियत संघ ने तत्कालीन राष्ट्रपति जो है गोरबाचोव ने आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को साम्यवाद और विश्व के लिए समय की मांग बताया। जो यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे गोरबाचोव, उन्होंने कहा कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण जो है विश्व की मांग है, तो इसको जो है अपनाना चाहिए। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ ने 1991 में कई टुकड़ों में बट गया। सोवियत संघ का जो है विभाजन हुआ, उसके 12 भाग हो गए, ठीक है। इसी के बाद में पहले यूएसएसआर था, यूएसएसआर, और इसका विभाजन हो गया और फिर इसके अंदर से रूस वगैरह अन्य देश जो हैं वो निकलकर सामने आए। इस प्रकार साम्यवादी गुट व विचारधारा की पराजय हुई। साम्यवादी जो गुट है इसकी विचारधारा की एक प्रकार से पराजय हो गई, ये हार गई, और पूंजीवादी गुट जो है वो विजयी हुआ। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद गुट और विचारधारा की विजय हुई। पश्चिमी पूंजीवादी देशों ने यह महसूस किया कि जिन अधिकारों की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक न्याय जैसी कानूनी संस्थाओं का सृजन हुआ है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विश्व में सभी देश मिलजुल कर आपसी सहयोग द्वारा अपनी व वैश्विक समस्याओं का निवारण कर सके। इस तरह की प्रवृत्ति को एक मिनट को छूट गया इसे। तो पूंजीवादी जो देश हैं उनके साथ, इन देशों के साथ उनके आर्थिक संबंध नहीं है, इनके साथ नवीन संबंध बनाने में उनकी संबंधी हुई ऊंचाई आंसू हो सकती है। साम्यवाद के समर्थकों और एशिया व अफ्रीका के साथ अनेक पिछड़े देशों के लिए यह विकल्प बचा था कि वे अपने विकास के लिए बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाएं। जो पूंजीवाद जो साम्यवाद था उसका तो विघटन हो गया 1991 के अंदर, उसके 12-13 टुकड़े हो गए। उसके बाद साम्यवादी गुट तो हार गया और पूंजीवादी गुट था वो जीत गया। अब पूंजीवादी गुट को लगा कि देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं है, जिन देशों के साथ उसके आर्थिक संबंध नहीं है उनके साथ नवीन संबंध जो है स्थापित करने चाहिए। और ऐसी जो उसके पास समझ जो थी, तो वो इसके साम्यवाद के जो समर्थक राष्ट्र थे एशिया और अफ्रीका के, उन देशों के साथ उसने जो है यही विकल्प बचा कि अपने विकास के लिए वो बाजारोन्मुखी जो अर्थव्यवस्था है इसको अपनाए।
परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश देशों में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को छोड़कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण से प्रेरित बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। ठीक है, इसके बाद वैश्वीकरण का अर्थ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।